जय हिंद। आप सभी दोस्तों को हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 यानी इकाई 1 का क। इस वीडियो में चैप्टर 2 का पढ़ाने जा रहे हैं और इससे पहले चैप्टर 1 का यानी इकाई 1 का वीडियो अपलोड किए हैं। इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ पहले वो वाला वीडियो देखें। तो इसमें हम पढ़ाने जा रहे हैं ह्यूमस किसे कहते हैं, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा यानी मिट्टी अपर्दन किसे कहते हैं, जल चक्र किसे कहते हैं, ये सभी क्वेश्चन इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। ये इकाई 1 का क है। इससे पहले इकाई 1 अपलोड है। ये भूगोल का क्लास 8 का NCERT बुक का है यानी बिहार बोर्ड का। तो आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है ह्यूमस किसे कहते हैं। तो मृदा यानी मिट्टी, मृदा को मिट्टी कहा जाता है या मिट्टी को मृदा भी कह सकते हैं। तो मृदा यानी मिट्टी में पेड़ पौधों, जीवों एवं अन्य सड़े गले पदार्थों के अवशेषों को ह्यूमस कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ढेर सारा पेड़ है, उसमें से पत्ता झड़ कर नीचे गिरा हुआ है और वो सड़ गल कर जो वहाँ पे मिट्टी जैसा बना हुआ होता है वह उसे हम लोग कहते हैं कि यह ह्यूमस है। ठीक है, तो फिर से समझते हैं कि मृदा यानी मिट्टी में पेड़ पौधों, जीवों एवं अन्य सड़े गले पदार्थों के अवशेषों को ह्यूमस कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। तो ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम 1879 ईस्वी में डोकसैव ने मिट्टी का वर्गीकरण किया था। मतलब कि सर्वप्रथम 1879 ईस्वी में डोकसैव नामक एक विद्वान थे, उन्होंने मिट्टी का वर्गीकरण किया था। भारत की मिट्टियाँ स्थूल रूप से 5 वर्गों में विभाजित की गई हैं। पहला है जलोढ़ या दोमट मिट्टी, इसको इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहा जाता है। दूसरा है काली या रेगुर मिट्टी, इसको इंग्लिश में ब्लैक सॉइल कहा जाता है। तीसरा है लाल मिट्टी, जिसको इंग्लिश में रेड सॉइल कहा जाता है। चौथा है लैटेराइट मिट्टी, जिसको इंग्लिश में लैटेराइट सॉइल ही कहा जाता है। पांचवा है मरुस्थलीय मिट्टी, जिसको इंग्लिश में डिजर्ट सॉइल कहा जाता है। ठीक, आगे है तीसरा क्वेश्चन, मृदा यानी मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, मृदा यानी मिट्टी का निर्माण, मिट्टी निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती हैं। मौलिक चट्टान का मतलब कि असादित चट्टान, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, ये तीनों चट्टान हुआ इसके अंतर्गत है। तो सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती हैं। टूटे हुए कणों के यानी जो छोटे छोटे कण होते हैं, टूटे हुए कणों के और महीन यानी टूटे हुए कण जो टूट जाते हैं, असादित चट्टान, रूपांतरित चट्टान और एक होता है आग्नेय चट्टान। ये जो चट्टानें टूटती हैं, जो छोटा छोटा कण होता है उसको और महीन होने, तो और महीन होने की प्रक्रिया अनवरत मतलब होता है हमेशा चलती रहती हैं। हजारों लाखों वर्षों बाद वह चट्टानी टुकड़ा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक ऋतुक्षरण से महीन कणों में बदल जाता है, यानी एकदम महीन कणों में बदल जाता है, जो मृदा यानी मिट्टी कहलाता है। सामान्यतः 1 सेंटीमीटर मोटी सतह यानी 1 सेंटीमीटर मोटी सतह वाले मृदा के निर्माण में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो ये फिर से समझते हैं मृदा यानी मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो मृदा यानी मिट्टी निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती हैं। टूटे हुए कणों के और महीन होने की प्रक्रिया अनवरत यानी हमेशा चलती रहती है। हजारों लाखों वर्षों बाद वह चट्टानी टुकड़ा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक ऋतुक्षरण से महीन कणों में बदल जाता है, चेंज हो जाता है, जो मृदा यानी मिट्टी कहलाता है। सामान्यतः 1 सेंटीमीटर मोटाई यानी उसकी मोटी सतह वाले मृदा के निर्माण में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। आगे क्वेश्चन है जल को अवशोषण करने की क्षमता सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है। मतलब कि कौन ऐसा मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है जो सबसे अधिक जल को अवशोषण यानी सोखती है। तो वह है मिट्टी जलोढ़ या दोमट मिट्टी। आगे क्वेश्चन है रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है। मतलब कि जल का निर्माण कैसे होता है, जल कैसे बनता है। तो जल का निर्माण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है। फिर से समझते हैं रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है। तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का संयोजन है। आगे क्वेश्चन
मृदा काष्ठ में मिट्टी अपरदन किसे कहते हैं? अपरदन मतलब होता है कटाव छटाव। अपरदन मतलब जैसे काट छट होता है, वही कह रहा है कि मृदा यानी मिट्टी अपरदन किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक या मानवीय कारणों से मृदा यानी मिट्टी की परतों का विस्थापन बह या उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग खेत को जोत देते हैं और छोड़ देते हैं, तो जब हवा बहता है तो इस खेत का मिट्टी उड़कर दूसरे खेत में चला जाता है, ये मृदा अपरदन हुआ। या मान लीजिए कि जब बारिश के मौसम में इस खेत का मिट्टी बहकर दूसरे खेत में चला जाता है, तो यही बह या उड़कर हुआ। तो बह या उड़कर अर्थात विस्थापन करके मृदा अपरदन होता है। यही नहीं, मान लीजिए कि हम लोग का कहीं ज़मीन है और वहाँ से पानी का निकासी है, तो वहाँ से जब पानी बहेगा तो वहाँ से मिट्टी का धीरे धीरे कटाव यानी छटाव होता जाएगा और वहाँ पे मिट्टी का अपरदन होगा। और अगर पतला रहेगा वहां पे जल का निकासी, तो धीरे धीरे चौड़ा हो जाएगा। इसलिए मृदा अपरदन को रोकने के लिए यानी मिट्टी के कटाव छटाव को रोकने के लिए वहां पर हमें पेड़ पौधा लगा देना चाहिए, ताकि जो पेड़ पौधे का जो जड़ होता है वो मिट्टी को पकड़ कर जकड़ कर रखे रहता है, और जब निकासी होता है यानी जल का बहाव होता है तो वह अपरदन नहीं होने देता है। तो फिर से समझिए, प्राकृतिक या मानवीय कारणों से मृदा की परतों का विस्थापन बह या उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना वही मृदा अपरदन यानी मिट्टी अपरदन कहलाता है। आगे क्वेश्चन है, जल चक्र किसे कहते हैं? तो समझिए, जल चक्र यह एक ऐसा चक्र है जिसमें महासागरों, नदियों या तालाबों का जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है। वहां बादल का निर्माण कर यह वर्षा जल के रूप में धरती पर आ जाता है। यह जल बहकर पुनः महासागरों में चला जाता है और फिर से वाष्पण और बादल निर्माण तथा वर्षा क्रिया होती रहती है, जिसे जल चक्र कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना है, तो जल को एक कटोरे में या एक बर्तन में रख लेंगे, उसको धूप में रख देंगे, जो गर्मी का मौसम होता है उसमें क्या होगा कि धीरे मतलब कि वह जल वाष्प बन के धीरे धीरे उड़ जाएगा। उसी प्रकार नदियों, तालाबों या समुद्रों का जो जल है वह मतलब कि जलवाष्प बनकर वह आकाश में चला जा रहा है और बादल का निर्माण कर रहा है। वही बादल फिर मतलब कि वर्षा रूप में धरती पर आती हैं, फिर वही वर्षा जो होती है जल वह नदियों में, महासागरों में पुनः बहकर जाती हैं, फिर वही वाष्पीकृत होकर बादल का निर्माण करते हैं। अर्थात जल से बादल का निर्माण होना, फिर बादल से वर्षा होकर धरती पर पानी बरसना, और फिर पानी बरसकर पानी होकर फिर बादल का निर्माण होना, यही जल चक्र का क्रिया यानी प्रक्रिया है। चक्र मतलब हो गया साइकिल यानी चक्र, यानी पुनः मतलब वह चक्र चलता रहता है, वही जल चक्र हुआ। आगे देखिए, जल प्रदूषण क्या है? ध्यान से समझिए इसको। जल प्रदूषण क्या है एवं इससे होने वाले रोग कौन कौन हैं? तो देखिए, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, इसके बाद समझाऊंगा। जल प्रदूषण इस प्रकार होता है कि लोग मरे हुए जानवरों को पानी में फेंक देते हैं तथा लोग अपनी फसल बचाव के लिए हानिकारक दवाओं का छिड़काव करते हैं, जो खेत के माध्यम से नदियों में, नदियों के माध्यम से समुद्रों में जाता है। यही नहीं, बड़े बड़े शहरों के कारखानों से निकलने वाले कूड़े कचरे एवं रासायनिक पदार्थों का बहाव नदियों एवं समुद्रों में करते हैं, जिससे हमारा जल प्रदूषित हो जाता है, जिसके उपयोग से हमें विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे जॉन्डिस, जिसको हम लोग पीलिया या पियरिया कहते हैं, टाइफाइड, कलरा, हैजा इत्यादि। जल प्रदूषण से बचाव के लिए हमें मरे हुए जीव जंतुओं को पानी में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उन्हें मिट्टी में गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। और हमें फसल बचाव के लिए रासायनिक दवाओं का नहीं बल्कि प्राकृतिक खादों का उपयोग करना चाहिए। तो आइए समझते हैं फिर से, जल प्रदूषण क्या है। लोग क्या करते हैं कि मरे हुए जानवरों को मतलब कि तालाब में, नदी में फेंक देते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग का जो जल है वह प्रदूषित हो जाता है। और यही नहीं, बड़े बड़े शहरों में जो कूड़ा कचरा होता है या कारखानों से जो निकलने वाला रासायनिक पदार्थ होता है, वह नालों की सहायता से नदियों या समुद्रों में बहा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो जल है यह एकदम प्रदूषित हो जाता है, और वही जल हम लोग यूज करते हैं, पीते हैं, तो इससे अनेक प्रकार का रोग उत्पन्न
हमारे शरीर में होता है। जैसे कि मान लीजिए जॉन्डिस हुआ, ये दूषित रोग से होता है। जॉन्डिस यानी जिसको हम लोग आम भाषा में पियरिया या पीलिया कहते हैं। फिर हुआ मान लीजिए कलरा हुआ, ये दूषित जल से ही होता है। हैजा हुआ, ये दूषित जल से ही होता है। टाइफाइड हुआ, ये दूषित जल से ही होता है। तो हम लोग को जल प्रदूषण से बचाव के लिए, यानी जल को प्रदूषित होने से बचाव के लिए हम लोग को ऐसा करना चाहिए कि मरे हुए जानवरों को हम लोग को पानी में यानी नदी में, समुद्र में या तालाबों में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि गड्ढा खोद कर और उसमें मिट्टी से ढक देना चाहिए, दबा देना चाहिए। और हम लोग को ये भी करना चाहिए कि अपने फसल बचाव के लिए रासायनिक दवाओं का नहीं, बल्कि जैविक खाद, मतलब कि हम लोग को प्राकृतिक खाद या कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे क्वेश्चन है लास्ट, नवीन जलोढ़ एवं पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं? जलोढ़ का मतलब हुआ कि जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ या पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं? यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी नवीन दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर एवं पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट करके और अपना फेयर कर लीजिएगा और याद इसको कीजिएगा और अपने घर पे प्लीज़ अपने हिसाब से पढ़िए। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को हमारा पढ़ाई अच्छा लगा हुआ होगा और आप हमारे पढ़ाई से संतुष्ट होंगे तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में इस YouTube चैनल को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।